ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस पर शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, जिनसे हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी जो लगातार सेल्फ गोल कर रही है एक के बाद एक, उसके बारे में। शाहनवाज साहब, एक और कदम की बात की जा रही गडकरी साहब की कि उन्होंने जिस तरह से उमा भारती जी को प्रोजेक्ट किया है और उमा भारती जी को एक तरह से इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया कि वो भावी मुख्यमंत्री पद की दावेदार भी हैं, और इस वजह से जो उत्तर प्रदेश के दूसरे नेता हैं वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। उमा भारती जी भले बुंदेलखंड की मध्य प्रदेश की रहने वाली हों, लेकिन उनका पूरा राजनीतिक जीवन यात्रा उनकी उत्तर प्रदेश में रही है, और इस देश में विदेश का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री न बने इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया है। ये तो सवाल हमने उठाया। लेकिन उमा भारती जी के वहाँ जाने के बाद हमारे विरोधी चिंतित हैं। हमारे पार्टी के अंदर वो चुनाव लड़ रही हैं, पूरी ताकत से लगी हुई हैं, और पार्टी के सब नेता साथ में लगे हुए हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। देखिए शाहनवाज जी, आप बेहतर जानते हैं कि उमा भारती जी को मध्य प्रदेश से इसलिए हटाया गया था कि वहाँ उनकी शिवराज जी से बनती नहीं है। चलिए, ये पार्टी की स्ट्रेटजी होती है और वो कहाँ किसका बेहतर इस्तेमाल करना चाहती है उसके हिसाब से करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहाँ आपके पास राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा, शाही, कई बड़े नेता हैं, वहाँ पर उनको दरकिनार करके उमा भारती को इतना ज़्यादा महत्व दिया गडकरी साहब ने कि मीडिया में इस तरह से प्रोजेक्शन हुआ कि बाकी नेता नकारा हैं। ऐसा नहीं है, सबकी उपयोगिता है। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो निशान है वो एक पंखुड़ी मिलती है तो कमल बनता है। वही हमारे नेता है। जो जिधर से देखता है उसको वही नेता दिखता है, और जो इधर से आप देखेंगे तो ये पंखुड़ी दिखेगी, उधर से देखेंगे तो वो दिखेगी। हमारे यहाँ, मैं इतने साल से बीजेपी में काम कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति निर्णय कर लेगा ये नहीं होता बीजेपी में। यहाँ सामूहिक निर्णय होता है, और उमा जी भी चुनाव लड़ रही हैं, ये सामूहिक निर्णय है। और अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नितिन जी के नेतृत्व में पार्टी चल रही है, तो उनका निर्णय पूरी पार्टी का निर्णय होता है। हाँ, लेकिन उमा भारती जिस तरह की राजनीतिक करती रही और जिस तरह का उनका राजनीतिक व्यवहार रहा है, उसको लेकर तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को इस तरह से प्रोजेक्ट किया है जिसके स्वभाव को लेकर बहुत सारे सवाल अतीत में लगातार उठते रहे हैं। ऐसे में पार्टी को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? देखिए, स्वभाव उनका बहुत अच्छा है, उनके खिलाफ दुष्प्रचार ज़्यादा रहता है। वो आडवाणी साहब को भरी सभा में जिस तरह से वो अपने पार्टी में निकली थी, यही तो लोकतंत्र है ना बीजेपी में। कैमरे के सामने बीजेपी में नेता को बात कहने की हैसियत कार्यकर्ता को है, और दल में को भी, और दल में तो आवाज उठाने का हक नहीं है, खांसी करने का नहीं। तुरंत टिकट काट दिया जाता है, तुरंत उनकी राज्यसभा लोकसभा समाप्त कर दी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतांत्रिक प्रणाली से चलती है, और क्योंकि कैमरा था इसलिए आपको वो याद है। बिना कैमरे के खुलकर चर्चा होती है और उसका निदान होता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, आडवाणी जी हों, आप जस्टिफाई कर रहे हैं उमा भारती के छोटे कार्यकर्ता की भी आवाज को सुनते हैं। उमा भारती के उस एक्ट को आप जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। जिसके आधार पर उन्हें पार्टी से निकाला गया, वो एक बीता हुआ अध्याय है जी। अब उमा भारती जी, लेकिन आज तो फिर से जीवित हो गया ना। जी ने आज से फिर से जीवित हो गया क्योंकि आपने फूल देकर पार्टी में लिया है। उनकी उपयोगिता है, जिस समाज से वो आती हैं वहाँ पर उनकी बहुत लोकप्रियता है, पूरे देश में लोकप्रियता है। वो आज पार्टी में आई हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही हैं। आप कह रहे हैं जिस समाज से वो आई हैं, लोध समाज से, तो क्या यही उनकी उपयोगिता है, यही उनकी योग्यता है जिसके आधार पर आपकी पार्टी ने सोचा? मैंने समाज मतलब जाति से नहीं जोड़ा। मैंने कहा जिस तरह महिला वर्ग में, युवाओं में, वो युवा में भी पॉपुलर हैं, महिला में भी पॉपुलर हैं, देशभक्तों में पॉपुलर हैं। तो जो एक तरह का समाज है, जो देश से प्यार करने वाला लोग है, वो उनको बहुत पसंद करता है। जी, ये आप कह सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर यही है कि वो लोध समाज से आती हैं, और आपको कल्याण सिंह की एक काट के लिए लोध समाज का एक नेता चाहिए था। वो उमा भारती में दिखा आपको, और आपने उन्हें वहाँ प्लेस किया। देखिए, वो आज पार्टी की कार्यकर्ता हैं, पार्टी में वो आई हैं, और जो पुराना अध्याय था उसको छोड़ कर आई, भूल कर आई। वो पार्टी में बहुत मेहनत से काम कर रही हैं, और उनकी मेहनत पे, निष्ठा पर पार्टी में किसी को शक नहीं है।
वो पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने के लिए लगी हुई हैं। शर्मा भाई, ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी को एक बार फिर से भगवा एजेंडे की ज़रूरत है, हिंदुत्व वाले एजेंडे की ज़रूरत है, इसलिए उमा भारती इस आधार पर भी आपकी एक नेता के रूप में प्रोजेक्ट की जा रही हैं कि एक जो हिंदुत्ववादी छवि है उनकी, मंदिर मस्जिद आंदोलन से लेकर राष्ट्रवादी है, ये आपकी परिभाषा है। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की छवि को ही कहा जाता है हिंदुत्ववादी है। अगर बीजेपी कोई धर्म से जोड़कर उसको देखा जाता तो शाहनवाज हुसैन बीजेपी का प्रवक्ता नहीं होता। नहीं, बीजेपी को भी तो मुखौटे चाहिए होते हैं ना। हम मुखौटे नहीं, हम तो चुनाव जीतकर भागलपुर से आते हैं, आपको पता है, थर्ड टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी में दो ही मुसलमान चेहरे दिखते हैं, शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी। इसके अलावा तो कहीं कोई चेहरा नहीं दिखता। खुदा का शुक्र है, आप देखिए बीजेपी में दिखते हैं और पार्टी में तो दिखते ही नहीं। वहाँ तो और लोग सिर्फ झोला उठवाते हैं उनसे। आपकी पार्टी, वहाँ के जो मुस्लिम नेता और दल के वो थैला उठाते हैं। आपकी अपनी पार्टी की टिकटों की फहरिस्त देखिए, उसमें कितने मुस्लिम को मौका मिलता दिया हम लोगों ने? बस एक, 403 में से हमारा एक ही 1.25 लाख के बराबर है। 403 में से एक कैंडिडेट। अब एक बार बताइए, मैं लोकसभा में इकलौता मुस्लिम एमपी हूँ जी, तो मैं एक भारी हूँ कि नहीं सब पर? या कोई 10 एमपी है? मुलायम सिंह के पास तो दिखाने को भी एक मुस्लिम एमपी नहीं है। लालू जी के पास सेकुलर पॉलिटिक्स है, दिखाने के लिए भी एक मुस्लिम एमपी नहीं है। उनके पास कई थे, नहीं है ना, नहीं है। आज बीजेपी के पास है। अगर ये पैमाना है तो बीजेपी बड़ी सेकुलर पार्टी हुई लोकसभा में। आप इन्हीं पार्टियों से क्यों तुलना करते हैं? आप तो राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरते हैं ना, तो किसी राष्ट्रीय पार्टी से तुलना कीजिए अपनी। हाँ, तो किस राष्ट्रीय पार्टी से करें? कम्युनिस्ट पार्टी से करें? जाहिर है कि आपको कांग्रेस से तुलना करनी पड़ेगी। कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस को तुलना करने लगा आज पार्टी है जी, उनके मंत्री भ्रष्टाचार में वर्डिक्ट आ रहा है उनके खिलाफ, उनसे तुलना करना भी हम लोग बीजेपी का अपमान है। साफ सुथरी है साहब, हमारी पार्टी तो साफ सुथरी का मामला है, निशंक का मामला है, कोई जेल में नहीं है साहब, और कोई जेल में नहीं है। उनके पार्टी के तो कई लोग जेल के अंदर। आज भारतीय जनता पार्टी कोई कांग्रेस से तुलना नहीं करना चाहती। कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक में आप बोल रहे हैं साफ सुथरी पार्टी है आपकी जी। अभी जो पहले फेज के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें जो आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार हैं उनकी सूची में आप भी लगभग एसपी और बीएसपी के बराबर हैं। आप कैसे कहते हैं? देखिए, और एसपी बीएसपी के अंदर जो उम्मीदवार हैं वो संगीन अपराध में हैं। हमारे यहाँ कोई छोटा सा 144 कर दिया, इन तोड़ अपराधियों की जो अपराधों की हमारे आधार पर ये सूची बनी है उसमें एक से अधिक अपराध हैं और वो गैर राजनीतिक अपराध। एमपी की सूची आती है, राजनीतिक अपराध। शरद यादव जी पे भी गैर राजनीतिक अपराधों की बात कर रहा हूँ मैं, और उनको भी अपराधी की लिस्ट में डाल देता है। गैर राजनीतिक अपराधों की बात कर रहा हूँ मैं। वो फहरिस्त आपकी भी अच्छी खासी लंबी है। शरद यादव जी पर इस तरह का मुकदमा कर दिया था जी, तो क्या शरद यादव जैसे समाजवादी नेता उनके ऊपर तो इल्जाम नहीं लग सकता? कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पर आप अपने को साफ सुथरा नहीं कह सकते। प्रदेश की राजनीति में सबसे साफ सुथरी अपराधियों के मामले में साफ सुथरा नहीं कह सकते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो आप पार्टी विद अ डिफरेंस की बात करते हैं वो कहाँ रह जाता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का कीचड़ है और उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कमल की तरह पवित्र है और हमारा कमल निशान है। कीचड़, देखिए आप कीचड़ में तो वो हाथी डूब रहा है ना, साइकिल डूब रहा है, पंजा गड़ा हुआ है, लेकिन उसमें तो सिर्फ कमल ही खिल रहा है। तो ये भी पूरे लोगों की उम्मीद जहाँ पर कमल के फूल से है। वहाँ पर क्या हो रहा है? हमारी जहाँ सरकारें बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप डेवलपमेंट का उदाहरण ले लीजिए, आपको छत्तीसगढ़ में अच्छा काम हो रहा है। उत्तर निशंक को भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं हटाया। निशंक जी को की जरूरत थी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने की, उनको बनाया था जी, और लगा कि खंडूड़ी जी के नेतृत्व में ज्यादा हमें सपोर्ट मिल सकता है तो उनको भेजा। अब जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय करते हैं उसमें 19-20 जिस उम्मीदवार के बारे में लगता है कि इसके नेतृत्व में लड़ने पर भविष्य अच्छा है तो लड़ा। घोटाले की खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी सरकार है, वहां पर आपको पता होगा कि चपरासी से लेकर और सेक्रेटरी तक लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, करोड़ों की संपत्तियां जब्त हो रही हैं। ये तो वो जो डूबे हुए हैं उसको हमारी सरकार जब्त कर रही है ना जी। बिहार के अंदर भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त हो रही है, मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त हो रही है। ये बीजेपी की सरकार है जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कदम उठा रही है जी। इसका एक और लें, आप डेवलपमेंट की बात कहते हैं, लेकिन
सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे मध्य प्रदेश में? देखिए, कुपोषण पे एक जो युवा सांसदों की टीम है उसका मैं मेंबर हूँ, और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इस पर बहुत काम किया है। कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको देखने के लिए हम अलग अलग राज्य में गए थे, और इस पर हम लोग सियासत नहीं कर रहे हैं। हम सब दल के एमपी ने कहा था कि कुपोषण को देश से ख़त्म करना है। ये हम लोगों का प्रयास था, और उस प्रयास को सरकार ने भी सराहा, और आज वो नेशनल एजेंडा बना है। शहनवाज साहब, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन वापस लौटेंगे। आप भी बने रहिए अपने टीवी सेट्स के सामने। हम यूँ गए और वो लौटे, और लौटने के बाद अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे बीजेपी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन के साथ।